हेलो। Hello, I guess I can hear you, but I ओके। don't know if you can. चलो शुरू करते हैं, एक मिनट में किसी का मैसेज आया हुआ है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आपको मालूम है, मार्केट आउटलुक और कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ही मैंने अरेंज किया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इस मार्केट में आ रहे हैं ड्यू टू रिसेंट बूम इन कमोडिटीज मार्केट, स्पेशली गोल्ड, ऑयल। ऑयल कह रहा हूँ, सॉरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम। ये जो सारे हमारे मेटल सेक्टर हैं, इन तमाम में जो बूम है वो देखने को आया है। एक बहुत ही, कह लें आप, सबकी तवज्जो का मरकज बन रही है सारी मूव्स, और लोग बिना सोचे समझे इस मार्केट में आ रहे हैं कि चूंकि मार्केट इतनी ऊपर चली गई है तो अब ये और मज़ीद ऊपर चली जाएगी। और उनका जो स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है कि वो आ तो इन्वेस्टमेंट के माइंड सेट से रहे हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, वो ठीक है ना। यानी अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आपको पूरी उसकी अदायगी नहीं करनी पड़ती। लेट्स से अगर गोल्ड आप ले रहे हैं तो तकरीबन कोई 5 लाख रुपए का गोल्ड बनता है 1 ट्राई का, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप जो कीमत अदा कर रहे हैं वो जस्ट नॉमिनल सी अमाउंट है, 35,000, 40,000, समटाइम 30,000 तक मार्जिन हो जाता है। तो ये जो आपको अमाउंट मिल रही है, लेवरेज अमाउंट, इसके अगेंस्ट में जो रिस्क आप लोग कैरी रखते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आप चाहे 2 लाख रुपए डालें फंड्स में, चाहे 10 लाख रुपए डालें, लेकिन जब आपकी ट्रेड पोजीशन ओपन होती है, चाहे वो 2-3 लॉट्स हो सिल्वर की या 2-3 लॉट्स हो गोल्ड की, वो एक अच्छा खासा ड्रॉडाउन क्रिएट कर सकती है आपके पोर्टफोलियो में, अगर वो ठीक जगह से पोजीशन स्टैब्लिश नहीं की गई है, ठीक है। तो ये तमाम मूव जो आप लोग आजकल रिसेंट देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए प्रॉफिट है जो अब तक वेट करते रहे हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अब जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक मिनट के लिए सोचें, जिन्होंने गोल्ड को 2015 2016 से बाय किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं, सिर्फ इसलिए कि गोल्ड को होना चाहिए, चाहे वो जेवरात की शक्ल में हो या आपकी एसेट की नुक्ते नज़र से, और उस नीयत से, तो वो अब जाके 2026, 2016, 2026 में जाके अब आप देख रहे हैं हाई बन रहे हैं। तो जो कि तकरीबन 2025 से शुरू चलना शुरू हुई है सारी मूव वगैरह, तो उनकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो अब रंग लेकर आया है। अगर आप उसको इस नज़र से देखें कि किसी ने 2015 2016 में बाय किया हुआ है तो उसको अब जाके रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो कह सकते हैं कि मैंने अगर 1 लाख रुपए लगाए थे गोल्ड में तो आज 4 लाख का हो गया। कितने टाइम में? तकरीबन 10 साल में। और जिन लोगों ने अभी 2025 में या 2026 में ज्वाइन किया है, तो उनको कितना टाइम हो गया? उनको शायद थोड़ा सा ही टाइम हुआ होगा, और गोल्ड इतना ऊपर नहीं गया है जितना, अगर मैं यहाँ से पीछे लेके चला जाऊँ आपको 2015 के चार्ट्स में, तो कोई ये वाली मूव नजर आती है आपको? एक, ठीक है ना। ये 13 पे चल रहा है सिल्वर, 13.97, ठीक है। और अब जाके 2015 2016 से 2026 में अभी आया 75। ओके, 75 को आप डिवाइड कर देंगे तकरीबन 13 से, लगा लें आप, तो कोई 5 टाइम जो है, 5.7 टाइम मार्केट ऊपर जा चुकी है अपने उन लेवल से, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं गोल्ड में आऊँ, तो गोल्ड में अगर आप बात कर रहे हैं 2015 से अगर हम लगाते हैं कोई मार्केट में जो कि ट्रेडिंग रेंज रही है हमारी, तो रही 1115, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 1115 से लेके अब आया है ये 4,425, 4,425,
इसका मतलब क्या है, 4425 डिवाइडेड बाय 1115, 3.96 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। यानी 1,000 की चीज थी वो $4,000 की हो गई। वही वाली बात जो मैं भी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि अगर आपने 1 लाख की चीज ली है तो वो 10 साल में जाके अब 4 लाख की हुई है। तो इसमें अट्रैक्शन क्या हो रही है? अट्रैक्शन इसमें सिर्फ ये है कि चूंकि ये जो रिसेंटली जो मूव्स आई हैं लास्ट 1.5 ईयर्स में, या यू कैन से लास्ट 2 ईयर्स में, बहुत सिग्निफिकेंट मूव्स आएंगी। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टर्स को कह लें, आप ट्रेडर्स को कह लें, नॉर्मल जो लोग ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ रहे थे जिनको आइडिया नहीं ट्रेडिंग का, जो ढूंढने कोई भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, उन्होंने उन्हें ऐसा लगा कि शायद ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम या जो भी आप मेटल्स कह लें आप, वो ऊपर जाते रहते हैं, हम उसमें बाय करेंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। और चूंकि ये बात सच भी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर से 2 ईयर से मार्केट ऊपर ही रही है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन ये पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है जब तक कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव न मिल जाए कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने ये जो सेशन अरेंज किया है सिर्फ इसलिए अरेंज किया है ताकि मैं न सिर्फ आप लोगों को भी गाइड कर दूं, बल्कि ये मैं वीडियोस और भी अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी दे दूं कि आप लोग जिस माइंड सेट से आ रहे हैं वो बहुत अच्छा माइंड सेट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट माइंड सेट नहीं है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी चीज जो बाय की जाती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम की शक्ल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी समझ में ये चीज आ जाए कि इस वक्त हम लोग कितने बड़े रिस्क के ऊपर हैं, ना कि अपॉर्चुनिटी के ऊपर है। अपॉर्चुनिटी और रिस्क को अगर आप लोग मेजर कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमारे पास खोने के लिए क्या है और हमारे पास पाने के लिए कितना बड़ा रूम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो चीजें ड्रॉ करूंगा ताकि आपको पता चल जाए। एक है हमारा ए फॉर्मेशन और एक है हमारे पास वी फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो बाइंग के लिए जब भी अपॉर्चुनिटी होती है उसमें जो कंसिडर किया जाता है चीजों को, वो ए फॉर्मेशन में किया जाता है, जहां पे खोने के लिए आपके पास रूम नहीं बचा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने प्रीवियस लो के आसपास है। तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट अपने प्रीवियस लो को टेस्ट करेगी, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी, और फिर जब यहाँ से ऊपर आना शुरू करेगी तो एटलीस्ट ये पूरी रेंज है हमारे पास वी बनने के लिए, यानी ए से लेके वी बनने तक का सफर आसान है, बजाय इसके कि ये जो ऑलरेडी वी बना हुआ है यहाँ पे नीचे आने का तो पूरा रूम बाकी है। यदि अगर आपने यहाँ कहीं से बाय की है तो नीचे आने का रूम तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, बजाय इसके कि मार्केट यहाँ से मजीद और ऊपर चली जाए, जो कि गैर मामूली मूव कहलाती है मार्केट, बहुत ही। आप कह लें कि इस मूव को प्रोफेशनल्स या आप कह लें नॉर्मल जो हेज फंड्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो लाइक नहीं करते हैं कि हम ऑलरेडी वी फॉर्मेशन पे हों। वो लोग लाइक करते हैं ए फॉर्मेशन। अब बजाय, अब चाहे ये ए फॉर्मेशन वाले एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स लेस वॉलेटाइल हो, ज्यादा उनमें चार्म ना हो, लेकिन उनमें सिर्फ रिस्क फैक्टर कम हो गया है इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। अब ये गोल्ड चाहे $1,000 से $4,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त रिस्क बहुत है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दोबारा से आपको रिविजिट कर रहा हूँ गोल्ड का चार्ट, तो आप देखेंगे गोल्ड न सिर्फ वी फॉर्मेशन को एक्सटेंड कर चुका है बल्कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हम लोग कितने हाई पे खड़े हुए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हमें गोल्ड बाय करना नहीं चाहिए, या हमें सिल्वर पर बाय नहीं करना चाहिए, या कॉपर पे बाय नहीं करना चाहिए? इन तमाम चीज़ों की स्ट्रेटजीज होती हैं, तरीके होते हैं ताकि हम कम से कम रिस्क लेके उन जगहों पे काम करें ताकि हमारा रिस्क कम से कम लगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम वी फॉर्मेशन पे हैं या वी से भी हम आगे चले गए हैं और हम यहाँ कहीं बाय कर रहे हैं, तो ये जो पूरी मूव नीचे आने की एक्सपेक्टेड है, अगर यहाँ पे आपके 10,000 रुपए जाने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो हमसे जिस तरह से ये वाली मूव, ये जो ऊपर जाती मूव मिस हो गई है, हमसे दोबारा से मजीद अगर इन केस ऊपर जाने वाली तो मिस ना हो। तो यहाँ पे हमें दोबारा से वेट करना पड़ता है कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे मार्केट, मार्केट ऊपर जाए, दोबारा से नीचे टैप करे,
अपने लो को और फिर दोबारा से कंटिन्यू करें। तो उस सीन में क्या होता है कि ये जो हमारा लो होता है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है और फिर ये आपकी ट्रेड ऊपर जा रही होती है इस तरह से कर करके। अब अगर आपको जब तक आपका वी फॉर्मेशन पे स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं होगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होना चाहिए या एटलीस्ट यहाँ कहीं होना चाहिए, ताकि मार्केट को थोड़ा बहुत रूम दें आप लोग, और ताकि ट्रेड जब दोबारा से ऊपर जाना शुरू करे तो उसको थोड़ा बहुत रूम मिल जाए, ये स्टॉप लॉसेस आपके टच ना हो। वरना अगर आप यहाँ कहीं स्टॉप लॉसेस लगाएंगे तो सब रीचेबल है और बाय रिमेन वैलिड रहेगी। बाय इन द लॉन्ग रन परफॉर्म तो करेगी लेकिन आप लोग आउट हो चुके होंगे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में और इस सिनेरियो में अगर मैं गोल्ड को एनालाइज करूं तो आप लोग क्या समझते हैं कि हमारा जो लास्ट हाइट रही है, लास्ट हाइट वो यहाँ कहीं रही है। ठीक है, ये हाइट रही है। अब इस वाले सिनेरियो में हमारे पास जो बाय है वो आप देख सकते हैं, एक मूव हम दिखाता हूँ। यहाँ ये लेवल जो नजर आ रहा है आपको 3420, यानी इफ इन केस मार्केट चाहे इस तरह से स्टेयर्स स्टेप्स में नीचे आती रहे या एकदम सडन मूव में एक ही मूव में नीचे आ जाए, ये लेवल तमाम बाइंग के हैं क्योंकि यहाँ कहीं से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो अब आपका चाहे स्टॉप लॉस लगाओ 3, लेट से 4730, 4300, या राउंड नंबर 4100, या 4000 राउंड नंबर पे, या उससे भी नीचे वो सारे स्टॉप लॉसेस आपके पोर्टफोलियो के एतबार से तो हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड की मूव के लिहाज से वो स्टॉप लॉसेस नहीं है। गोल्ड का एक्चुअल जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन भी ये जो 2041 लेवल नजर आ रहा है आपको, इसके भी नीचे है। एक्चुअल यानी जहां बाय अपनी जाके जो एक्चुअल उसकी जो स्ट्रेंथ है बाइंग की वो जो खत्म होगी वो यहाँ कहीं होगी। लाइक 1899 लेवल आ जाए इफ इन केस किसी भी वजूहात की वजह से, तब जाके बाय खत्म होगी, वरना मार्केट इन द लॉन्ग रन शायद बाय में रहेगी लेकिन कुछ इस तरह से नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें समटाइम क्या होता है कि मार्केट नीचे आए बगैर ऊपर जा रही होती है। तो उसका सीन क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बोर्ड पे ले जाके समझा देता हूँ मैं, कि अगर लेट से मार्केट के लास्ट हाई यहाँ कहीं रहे हैं ये, और मार्केट अब बिल्कुल ही ऊपर आ गई, यानी ये मार्केट में जो लेवल्स हैं ये बहुत पीछे रह गए हैं, अब मार्केट यहाँ कहीं खड़ी हुई है और अब साल आपका चेंज हो गया, 2026 आ गया है और ये 2000 फर्ज कर लें अभी 25 रहा है हमारा। ठीक है ना, ये पूरा 2025 रहा है। ये जो पूरी मूव है हमारी, इसका जो मीडियन लाइन है 50%। आइडियल मूव तो ये रहेगी कि मार्केट किसी भी तरीके से किसी भी वजूहात की वजह से नीचे आना शुरू हो जाए तो हम यहाँ कहीं से बाय स्टैब्लिश करें तो हमारे पास वी फॉर्मेशन होगी ऊपर जाने के लिए, जो कि सेफ हमारी बाय होगी, स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं होंगे। तो ये हम दोबारा से यहाँ किसी से बाय करेंगे तो ये मार्केट ऊपर चली जाएगी, टारगेट हिट। दैट्स इन केस अगर मार्केट नीचे नहीं आती है तो क्या सिनेरियो हो सकते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्केट में ये जनवरी शुरू हो चुका है, 2026 लग चुका है, मार्केट यहाँ से कहीं से दोबारा से ऊपर जाए एक दफा और अपने 2026 के हाई को ब्रेक करे, मार्केट टैप करे दोबारा से, और ये यहाँ कहीं हमारे स्टॉप लॉसेस हों, और ये जो पूरी मूव है हमारे पास, ये पूरी जो रेंज है, ये रेंज हम ऊपर रख लेते हैं एज इट इज। तो ये हमारा टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट कौन सा होगा, सेम यही जो डिस्टेंस है हमारा, ये हम दोबारा से ऊपर रख लेंगे। तो ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, यानी ओवरऑल टारगेट होगा, जो कि ये पूरी मूव होगी 100% इक्विवेलेंट टू दिस मूव। यानी जितना भी 2025 में चली है मार्केट, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 2026 का अगर एक दफा हाई ब्रेक होता है और अगर हम बाय कर लेते हैं, चूंकि हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड पे कोई भी हाई नहीं है, तो हम अपनी प्रीवियस मूव को रेफरेंस बना के नेक्स्ट टारगेट्स प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या हो सकते हैं रीचेबल टारगेट्स। पहला टारगेट होगा प्रीवियस 2026 की पूरी मूव का 50%,
वो जो भी लेवल बने। और सेकंड टारगेट होगा पूरी नेक्स्ट 100% एक्सटेंशन। तो ये हमारे नेक्स्ट टारगेट्स होंगे। लेट से अगर अब मार्केट चली है हमारी 2025 के पूरे एरिया में, अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करते हैं तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ट्रेडिंग व्यू यूज़ किया करें। अगर आप लोग वाकई ट्रेडिंग करना चाहते हैं और पसंद करते हैं एनालिसिस वगैरह, ये काफ़ी अच्छा टूल है। यहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हैं फ्री में। और मोस्ट ऑफ द टूल्स है फ्री हैं, जो कि बेसिक टूल्स कहलाते हैं, और वो इनफ है नॉर्मल से एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, जैसे ये टूल में सब फ्री टूल यूज़ कर रहा हूँ। ये मेजरमेंट है कि कितना मार्केट ने मूव किया है। तो लेट से ये अगर मार्केट ने मूव किया है पूरे 193025, तो ऊपर जो इसका 50% बनेगा वो बनेगा तकरीबन 1000000। एक मिनट। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर इफ इन केस मार्केट चल पड़ी तो ये 5530 के आसपास नेक्स्ट है। और इतने ही मूव, ये जितना भी ये जो पूरा हमारे पास बॉक्स बना है, ये पूरा जो बॉक्स हमारे पास बना है, ये इसका दूसरा टारगेट रख लेंगे यहाँ के। तो ये हमारे पास होगा दूसरा टारगेट 2026 का। अगर मार्केट वाकई में बाय में चल पड़ी, जो कि जिसके आसार काफी कम नजर आ रहे हैं, मुझे काफी कम नजर आ रहे हैं, मैं बाय में सिर्फ उसी सूरत में नजर आऊंगा वंस मार्केट 2026 का हाई को ब्रेक कर दे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 5530 के आसपास, एंड सेकंड होगा 6530 के आसपास। ठीक है। लेकिन आइडियल सिनेरियो क्या होगा? एक तो वो है जो कि आप नहीं चाहते हैं, वो सिनेरियो है। एक वो सिनेरियो जो आप चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए, एटलीस्ट 2-3 महीने तक, 3.5 महीने तक मार्केट नीचे आती रहे। एंड देन मई जून जुलाई से मार्केट दोबारा से बाइंग की तरफ आना शुरू हो, ताकि हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाए, ऊपर से ऊपर जाने के सीन में स्टॉप लॉस को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी हाई पे होते हैं और मार्केट का गिरना ड्यू होता है। तो अगर गिरेगी तो आप इसको रोक नहीं सकते। वो स्टॉप लॉसेस आपका कितना ही डीप क्यों ना हो सकता है उसको भी ले ले। तो हो सकता है कि मार्केट इन द लॉन्ग रन बाय में रहे, लेकिन आप जो है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप आउट हो जाए इस टाइम से। ठीक है ना? तो मैंने सिर्फ गोल्ड के ऊपर रेफरेंस बना के आप लोगों को समझाया है। अभी सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, सारे मेटल्स के ऊपर चीजें एप्लीकेबल हैं। आप लोगों ने रिसेंट वीडियो शायद देखी होंगी, जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स की शक्ल में नजर आ रही है, कि कॉपर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है ड्यू टू 5G डिवाइसेस और सोलर पैनल्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, और भी अ, मामलात हैं जिनकी वजह से सिल्वर बहुत ज़्यादा और कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इन द लॉन्ग रन की डिमांड रहेगी तो उनके प्राइसेस भी जो है वो नीचे नहीं आएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम चूंकि ट्रेडर्स हैं, आप लोग भी ट्रेडर्स हैं, जो भी सिनेमा में ट्रेडर है वो कोई कंपनी ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन हाउस है, उसको कोई कंपनी है जो सिल्वर को यूज करता हो, तो उसको इस बात से फर्क पड़ता हो कि यार सिल्वर के प्राइसेस नीचे आ जाए तो मैं सिल्वर चीप प्राइस से बाय कर लूंगा, ताकि मेरी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो हम वो नहीं है, हम तो ट्रेडर हैं। हम तो चाहते हैं प्राइस मूव करें, इधर अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन। एज लॉन्ग एज प्राइस इज मूविंग वी आर गुड। ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सिनेरियो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि हम लोग तकरीबन यहाँ पर हैं। एक दफा मार्केट को ये हाई ब्रेक करके ए बनाने दें, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, वो वैलिड है। जब तक के ऊपर हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जाती, ये मेटल्स का ऊपर का 2026 का ट्रेंड ओपन नहीं हुआ है। और मार्केट का जो गिरना है वो ड्यू है। मार्केट कभी भी गिर सकती है। मैं ओवरऑल शॉर्ट डायरेक्शन में हूँ, लेकिन मैं कब से हूँ मैं बता दूं, मैं अभी से सेल में नहीं हूँ कि आप कहें कि सर आज सेल कर दें या नेक्स्ट वीक सेल कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं। अगर मैं सेल में हूँ तो कहाँ से सेल में हूँ, क्यों सेल में हूँ। अगर मैं बाय में हूँ तो क्यों बाय में हूँ, कहाँ से बाय में। ठीक है ना? तो ये डेली का टाइम फ्रेम है। ये हमारे पास एक मूविंग एवरेज चल रहा है 27 पीरियड का। आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 20 कर लें, 50 कर लें, 100, 200, जो भी आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं 27 यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इमीडिएट नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, जस्ट मीडियम है। और
ये आपको एक्चुअल बता देता है कि हम ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कहाँ देख रहे हैं। अगर एक ट्रेंड स्ट्रेंथ में वाकई जा रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ वीक तो नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब भी ये मार्केट में टैप हुआ है, उसके आसपास से मार्केट ने अपसाइड डायरेक्शन ली है। जैसे कि यहाँ पे देख लें आप, जब भी टैप किया है या उसके आसपास ही मार्केट ने ले दे के मार्केट ने अपसाइड मूव दिखाई है, ज़्यादा नीचे नहीं गया है, या उसके सपोर्ट जो रही है उन सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है और वहीं से मार्केट ऊपर गई है। ठीक है। तो हम अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 2026 का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, तो ये वंस मूविंग एवरेज नीचे गिरना शुरू हो जाए और हमारे ये जो सपोर्ट्स हैं, ये जो सपोर्ट है, रिसेंट और इमीडिएट सपोर्ट 4298, ये स्पॉट चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, फ्यूचर्स चार्ट नहीं है। आप लोग पीएमएक्स में अगर काम कर रहे हैं तो हो सकता है वे भी स्लाइटली डिफरेंट टाइम हो, तो टाइम कह रहा हूँ डिफरेंट प्राइसेस हो, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए जो भी डिफरेंस आ रहा है उसके हिसाब से। तो स्पॉट में अप्रॉक्सीमेटली 4300 के आसपास सपोर्ट है जब तक ये ब्रेक नहीं हो रही। प्राइस में यानी कि जो मोमेंटम है ना, एक्चुअल में शिफ्ट नहीं होगा डाउन साइड। तो हम वेट करेंगे कि वंस 4300 का लेवल जो है मार्केट नीचे आना शुरू कर दे, उसके नीचे तो फिर हम सेल में आ जाएंगे। कहाँ तक? जो फर्स्ट सेकंड इमीडिएट हमें सपोर्ट मिल रही है वो यहाँ कहीं मिल रही है 3900, 3900 के आसपास। $22 की कोई खास वैल्यू नहीं है, आप उसको राउंड नंबर ही रखें। 3900 के आसपास हमारी सेकंड सपोर्ट है एंड है। ये जो पूरी मूव है हमारे पास, अगर मैं इसका 50% निकालूं तकरीबन, तो वो भी यही बन गई 3900 के आसपास। ठीक है। तो यहाँ कहीं तक अगर आती तो बहुत आइडियल सीन हो जाएगा बाइंग का। तो यहाँ से हम लोग बाय करेंगे और अगर ऊपर जाती है तो ऊपर से ए फॉर्मेशन बनने के बाद बाय करेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ये जो रेंज मार्केट है इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अगर सेल करें तो हमारे डाउन साइड टारगेट रहे 3900 के आसपास, या जो भी पॉसिबल लो हम उसको कैच करने की कोशिश करें। ठीक है। लेकिन इन द लॉन्ग रन हम रहेंगे हम बाय में। छोटा सा छोटा मोटा रिस्क लेके हम सेल कर सकेंगे। अभी सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं सिल्वर पे, कॉपर पे, प्लेटिनम पे। आप लोग देखेंगे कि मेटल्स में आने वाले दिनों में नीचे डाउन साइड मूव आना शुरू हो गई है। तो वो क्यों आ गई है उसके रेफरेंस के लिए मैंने ये वीडियो या सेशन में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ पूरे साहब। ठीक है। इस वीक में। I wanted to ask जी। one thing. जी जी बोले। फर्स्टली आपने कहा कि ये स्पॉट के जो है सपोर्ट बताइए आपने 4298, तो स्पॉट के सपोर्ट एंड पीएमएसी सपोर्ट में क्या डिफरेंस है? पीएमएक्स की सपोर्ट में क्या डिफरेंस क्योंकि है मैं ये आपको। ग्लोबल हाँ, प्राइसेस तो इनके सेम है ना, तो बिल्कुल सपोर्ट ऐसे तो ही। सेम ही होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। नहीं, सपोर्ट सेम नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। लेट से मैं यहाँ पे भी देख के बता देता हूँ आपको कि हमारे पीएमएक्स में जो रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 4466 के आसपास, 4466, और यहाँ क्या चल रहा है 4426, तो तकरीबन $40 का गैप है। तो इसका मतलब क्या हो गया सिंपली कि जब मार्केट आएगी 4300 के आसपास तो उसमें आप $60 प्लस कर रहे हैं, यानी 4360 पे होगी मार्केट पीएमएक्स की, और इंटरनेशनल मार्केट होगी 4300 पे। तो मार्केट तो नीचे आती रहेगी, वो अपने प्राइस डिफरेंस के साथ नीचे आती रहेगी, और स्पॉट मार्केट अपने हिसाब से नीचे आती रहेगी। सिर्फ डिफरेंस होगा, मूव का फर्क नहीं होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखेंगे कि $100 की डिप आई है, तो पीएमएक्स में भी $100 की डिप ही आप देख रहे होंगे, बस वो प्राइस को डिफरेंस रख रहा होगा। यानी $60 स्टिल अबव रहेंगे, लेकिन वो $100 ही डाउन आई हुई होगी मार्केट। क्लियर? ओके। ओके। तो ये चीज़ मेक श्योर कर लेगा। और जब भी आप एनालिसिस करें, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे एनालिसिस करने आते हो, और वो जब फर्स्ट टाइम अभी पीएमएक्स में फ्यूचर्स मार्केट में है तो वो कहें सर ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, प्राइस डिफरेंस आ रहा है। तब हम एनालिसिस सपोर्ट को कौन सा माने, 4466 को माने या 4300 को माने। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्पॉट के लेवल्स होते हैं, स्पॉट, ये सब गोल्ड का मैंने स्पॉट का खोला था, यहाँ नजर भी आ रहा है आपको माउस कर्सर, गोल्ड स्पॉट। तो ये जो सपोर्ट्स हैं एक्चुअल में सपोर्ट्स यही हैं। जो फ्यूचर्स डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए होते हैं, लेकिन वो उन्हीं को फॉलो कर रहा होता है जो एक्चुअल में स्पॉट में मार्केट में हो रही होती है बुकिंग, जो भी चल रही होती है। ठीक है। तो आप लोग जब भी एनालिसिस करें ट्रेडिंग व्यू पे या MT4 पे करें, और जो भी गोल्ड के प्राइसेस दिखा रहे हैं, एंड देन वंस यू हैव एन आइडिया कि क्या करना है, बाय या सेल, तो फिर आप पीएमएक्स के MT5 में जाके अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप ये वर्किंग ऑर्डर लगाएं जो भी आप चाह रहे हो। ठीक है।
ओके। अच्छा, आपने एक और चीज बताई थी मूविंग एवरेज वाली, आपने अभी 27 मूविंग एवरेज आप कहे थे ना, आपने यूज किया जी है, फिर आपने और जी। तरह के भी मूविंग एवरेजेस बताए थे। तो इनमें क्या डिफरेंस है, और मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है, और हम इसको किस तरीके से मतलब यूज कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे मैं एक छोटी सी छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहता हूँ यूज करने की, कि मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है कि ये मार्केट चल रही है हमारी, और मैं कलर इसका यहाँ पे अगर चेंज कर पाऊँ, एक मिनट। एक ओके फाइन। ये ब्लू मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया, ठीक है ना। अब ये ब्लू मूविंग एवरेज चल रहा है हमारे पास। मूविंग एवरेज बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये मोमेंटम को बता रहा होता है आप, ये मोमेंटम में जान है या नहीं है। मैं दोबारा से चार्ट के पास आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को रियल टाइम में नजर आए। मूविंग एवरेज कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी बायर्स फ्रेश हैं या थक चुके हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं शायद कहूँ कि मैं आपको पूरी एजुकेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप मेरी बात नोट कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी होगी अगर आपने इसको डाइजेस्ट कर लिया। कि मूविंग एवरेज सिर्फ आपको बताते हैं कि आपके बायर्स जो फ्रेश हैं या टायर्ड हैं, थके हुए हैं या फ्रेश हैं। अब इसका मतलब क्या है, कि क्या उनमें जान है इतनी कि दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाएं, और थक चुके हैं। जब भी मार्केट में मूविंग एवरेज के आसपास से मार्केट निकल रही होगी, तो फ्रेश बायर्स होंगे, जो मार्केट को फर्दर लेफ्ट हैंड साइड की जो भी हाइट्स रही हैं उनको वहां तक ले जाएंगे। जैसे ही मार्केट वहां तक ले जाएगी, तो मूविंग एवरेज का काम ये नहीं है कि उसको मजीद पुश अप करे। हमें देखना होगा कि मार्केट में बायर्स दोबारा से हेल्दी हो रहे हैं या थक रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे मार्केट में जब एक पॉइंट आया है कि वो रीच कर गया अपने हाईएस्ट पॉइंट को, तो वहां से थकना शुरू हो गया मार्केट में एकदम। मार्केट ने डाउन आई, टेन डाउन, और मार्केट ने दोबारा से टैप किया। अब दोबारा से मार्केट थक रही है, हमारे जो बायर्स हैं थक रहे हैं। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, सेलर्स डोमिनेंस कर रहे हैं, बायर्स थक रहे हैं, क्योंकि एक वक्त में एक पार्टी ही एक्टिव होती है। बायर्स और सेलर्स एक वक्त में एक्टिव नहीं हो सकते, और अगर वो एक्टिव होंगे तो मार्केट कौन सी कहलाएगी, वो ये कहलाएगी इन रेंज मार्केट। जबकि जो हेल्दी मार्केट होती है, चाहे बायर्स की हो, तो वो एक ट्रेंड में चल रही होती है, और ये सेल की होती है मार्केट। लेकिन ये जो मार्केट है, इसमें क्या है, बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हैं। तो इसमें ट्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब बायर्स डोमिनेट कर जाए, कब सेलर। जब तक कि हमें एक पार्टी का ना पता चल रहा है कि कौन सी एक पार्टी डोमिनेंस करने वाली है, हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कंफर्म पता है। बायर्स जब डोमिनेंट हो तो फिर हमें सेल करना चाहिए या बाय? ये चीज़ बहुत अच्छी सेल, पूछी राइट? आपने। नहीं 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 नहीं। जब बायर्स डोमिनेंस हो तो आप वेट करें कि वो कौन सा पॉइंट है कि जब बायर्स थक जाएं, थकने के बाद एक ऐसी स्टेज आए कि मार्केट में दोबारा से बाइंग डेवलप हो। ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करके मतलब समझा दूं। मतलब जब मैं आपको बायर्स बता देता डोमिनेंट हूँ। हो तो जो नेक्स्ट हाई लगता है लगेगा उस पे सेल कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी पुराने ईयर की रेफरेंस मूव। पुराने मूव की रेफरेंस मूव का मतलब क्या है, कि अगर मार्केट यहाँ कहीं मूव कर रही है, और ये उसका लो शो रहा है, ठीक है ना, अब मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो रही है, तो ये जो हमारी मीडियन लाइन है ना, इस पुराने रेफरेंस की जो मूव है, जब तक मार्केट इस मीडियन लाइन के नीचे नहीं निकल जाती, एक्चुअल सेलर्स डोमिनेंस नहीं करेंगे। ये सेलर्स टेरिटरी है, और ये बायर टेरिटरी है। क्लियर। ठीक इसका है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कि जब भी मूविंग एवरेज ऊपर ले जाता हुआ एक दफा क्रॉस हो जाएगा, तो हम वेट करेंगे कि दोबारा से मूविंग एवरेज एक ऐसी जगह पे आ जाए कि मार्केट दोबारा से इसको टैप करती हुई, उसको क्रॉस करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई ऊपर निकल जाए। तो ये एक एक्चुअल बाय है, और हेल्दी बाय है। कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये अपना 50% को मार्केट
नीचे ना क्रॉस कर दे। ये सारी बाइंग मार्केट है, ये सारी बाइंग मार्केट है, ये सारी बाय वैलिड है, अनटिल और अनलेस कि हमारी ये जो मीडियन लाइन है इसको नीचे ब्रीच ना कर दे मार्केट, तो फिर हमारी बाय इनवैलिड रहेगी और सेल वैलिड रहेगी। और मूविंग एवरेज इस तरह से ऊपर चलता रहेगा, इस तरह से ऊपर चलता रहेगा, और मार्केट जब जब ऊपर आएगी नीचे जाएगी, कहाँ तक? अपने पुराने रेफरेंस के लो तक। क्लियर? या ठीक है ना? तो अब आपका अगर क्वेश्चन ये है कि सर अगर मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आ जाए तो हम क्या करें, तो आप टेम्पररी तो सेल कर सकती हैं बेस्ड ऑन, क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर हो गया है, क्योंकि बाय का जितना मोमेंटम था वो खत्म हो गया है फिलहाल, टेम्पररी शॉर्ट आ गई है। लेकिन आपकी जो दूसरी आंख है ना, दो आंखें, एक आंख से आप तो वो देख रहे हैं जो इमीडिएट मूव है, और दूसरी आंख से आप वो देख रहे हैं जो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है। लेकिन आपकी जो ट्रेड बेस करती है वो लॉन्ग टर्म पे नहीं करती, वो इमीडिएट मूव के ऊपर करती है। अगर इमीडिएट मूव सेल जा रही है तो आपको सेल ही करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज। अगर मूविंग एवरेज स्टिल अभी भी नीचे है तो मैं यहाँ से सेल नहीं कर सकता हूँ। यहाँ हर डाउन साइड मेरे लिए बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है? मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक चीज वो है जो होना चाहिए, और दूसरी चीज है जो हो रहा है। सम टाइम जो होना चाहिए और जो हो रहा है वो एक साथ ही हो रहा होता है, लेकिन सम टाइम दोनों में फर्क हो जाता है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बाय मार्केट है, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम रह गया है तो मैं बस इसको समअप करूंगा कि ये मार्केट में बाय है। ठीक है? ये मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अब फर्ज करें मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, तो ये जो पूरा पीरियड है ना, ये जो पूरा पीरियड है, ये क्या है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? ये मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, तो अब जो होना चाहिए वही हो रहा है, क्योंकि मार्केट बाय में लो को उसने रिस्पेक्ट दी, लो को ब्रेक नहीं किया, तो डाउन वर्ड मार्केट नहीं गई, तो सेलर्स डोमिनेंस नहीं हुई, तो सेल मार्केट कन्वर्ट नहीं हुई, तो सेल मार्केट नहीं है, बाय मार्केट ही है। लेकिन टेम्पररी टाइम पीरियड में, इस वाले टाइम पीरियड में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, लेकिन अब वही हो रहा है जो होना चाहिए। तो आपको ये वाला जो फेस है, अगर आपने किसी तरह से इसको गुजार लिया, तो फिर आपको ये वाला जो फेस मिलता है ये होता है आपका अपॉर्चुनिटी फेस कह लें आप, पोटेंशियल फेस कह लें आप, प्रॉफिटेबल फेस कह लें आप, कि अब आपको पता है एग्जैक्टली कहाँ बाय में एंटर होना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हो रहा है वही होना, वो जो होना चाहिए वही हो रहा है, या जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो वे बाय मार्केट है, स्टेटस में अभी भी बाय हो रही है, तो हर डाउन साइड मार्केट में जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। लेकिन चूंकि हमें पता है अभी साल चेंज हो गया और मार्केट का हाई बहुत करीब है, तो मार्केट जब तक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती है पोटेंशियली, तो एक्चुअल बाइंग नहीं आएगी। ये चीज माइंड में रखिएगा, सारे मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, कोई भी मेटल हो, अगर वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है तो फिर वो बाय में नहीं है। क्लियर? सेशन एंड होने वाला है, कुछ सेकंड रह गए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो um, व्हाट्सएप पे कर मुझे, लीजिएगा। जी पूछें। ठीक है, मुझे आपसे सिल्वर, मैंने कहा था कि आप क्विकली सिल्वर और सिल्वर का भी स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस पॉइंट बता देते तो। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नहीं है, इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, मार्केट में नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे तो हमारे पास दो सपोर्ट मौजूद है, एक तो स्ट्रक्चर की और एक मूविंग एवरेज की। तो सिल्वर में बाय सेल आएगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को, इतनी आसानी से नहीं आएगी। ये है।